Hello everyone, welcome to my online classroom and today in this video we are going to understand chapter 3rd equality of class 11 political science। देखिए आज इस वीडियो में हम समझने वाले इक्वालिटी जो चैप्टर 3rd है पॉलिटिकल साइंस का और इसको आज हम समझेंगे नोट्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का सारा सोशल साइंस रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स के थ्रू हम किस मैसेज को समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले नोट्स में आपकी हेडिंग आएगी इंट्रोडक्शन, कि बेसिकली इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो। तो क्योंकि चैप्टर का नाम इक्वालिटी है तो ऑफकोर्स हम इस चैप्टर में इक्वालिटी के बारे में पढ़ने वाले, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसके वेरियस टाइप्स होते हैं इक्वालिटी के, क्या इसकी एक करेक्ट मीनिंग होगी और साथ ही किस तरह की ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी बनके आज हमारी लाइफ में इसकी एक इंपॉर्टेंस रहती है। इसके साथ ही देखा होगा आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट जो राइट ऑफ इक्वालिटी है उसको मेंशन किया गया। तो इट मीन्स कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको जो समानता है, जो इक्वालिटी है, उसको एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू के रूप में इसको इंश्राइन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके साथ ही इस कॉन्सेप्ट ने हमें काफी सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं, जैसे काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने के चांसेस मिलते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, इन सब के आंसर्स हमें मिल जाएंगे जब हम ये चैप्टर पूरा रीड कर लेंगे। तो सबसे पहले बात हमें ये समझ में आएगी कि क्या इक्वालिटी क्या होता है, साथ ही इससे रिलेटेड जो भी मॉरल और पॉलिटिकल आइडियल हैं उनके बारे में हमें क्यों सोचना चाहिए, साथ ही जो इक्वालिटी है उसका क्या मतलब है हर एक स्थिति में, ठीक है, हर एक कंडीशन में किस तरह से जो इक्वालिटी का मीनिंग है वो चेंज होता जाता है, किस तरह से ट्रीट होता है। और साथ ही हमें ये भी समझने को मिलेगा कि हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही हम ये भी समझेंगे कि हम समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक एस्पेक्ट जो है, जो फील्ड है, उनको किस तरह से अलग अलग करके समझ सकते हैं। तो देखिए बेसिकली अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहीं पे आपको आंसर मिल जाता है कि अगर पूछा जाए कि कितने तरह के डायमेंशंस होती है इक्वालिटी की या टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, तो बेसिकली हम भी जब भी सोसाइटी में इसको रीड करते हैं कॉन्सेप्ट को, इक्वालिटी कॉन्सेप्ट को, तो हम समझते हैं इसके पॉलिटिकल व्यू में, इसके इकोनॉमिकल व्यू में और इसके साथ ही इसके सोशल एस्पेक्ट या व्यू में। इसके साथ लेकिन नेक्स्ट जो हेडिंग आ रही है कि इसके साथ ही साथ हमें और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज के बारे में भी समझने को मिलता है, जैसे कि समाजवाद, जैसे सोशलिज्म लिखा है तो उसको हिंदी में समाजवाद बोलते हैं, मार्क्सिज्म है, लिबरलिज्म है, उदारतावाद, फेमिनिज्म है। तो इनके बारे में भी हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, काफी सारे पॉइंट्स जो हमें समझने को मिलते हैं। तो सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म और फेमिनिज्म, तो देखिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि सोशलिज्म मतलब क्या होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि इसको हम हिंदी में समाजवाद बोलते हैं। तो समाजवाद एक तरह से आर्थिक, इकोनॉमिकली और सोशल फिलोसफी है। और इसी के साथ देखिए सोशलिज्म सिस्टम में जो भी धन संपत्ति है, जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो भी मनी रिलेटेड चीजें हैं, उसकी ओनरशिप और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके हाथ में होता है, वो सोसाइटी के हाथ में होता है, क्योंकि वर्ड है सोशलिज्म, तो इट रिफ्लेक्ट सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी पैसों से रिलेटेड, जो भी कैपिटल से रिलेटेड जो भी इशू होता है, जो भी पावर होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो बेसिकली कौन हैंडल करता है, वो करती है सोसाइटी। वहाँ का जो समाज है वो उसको हैंडल करता है, वो उसके कंट्रोल में ये सब चीजें होती हैं। फिर देखिए मार्क्सिज्म, तो मार्क्सिज्म एक सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरी है जो कार्ल मार्क्स ने हमें दी थी और उनका मेन मोटिव था, वो किस चीज पर फोकस कर रहे थे, वो इस पे मार्क्सिज्म थ्योरी में उन्होंने इस चीज पे फोकस किया था कि किस तरह से स्ट्रगल दो लोगों के बीच में होता है सोसाइटी में, एक कैपिटलिस्ट जो पूंजीवादी लोग होते हैं और दूसरे जो वर्किंग क्लास जो लेबर्स होते हैं, उनके बीच के संघर्ष को दर्शाया था इन्होंने। और इनकी फेमस बुक दास कैपिटल में इन्होंने इस चीज को मेंशन किया और इनका मानना था कि आगे चल के एक ऐसा वक्त आएगा जब ये वर्किंग क्लास जो है वो कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर देगी और जिसकी वजह से एक दिन सोसाइटी में समानता आएगी। तो इन्होंने हमेशा ये अगेंस्ट थे, आप कह सकते हो, कैपिटलिज्म के, पूंजीवाद के, और ये फेवर करते थे सोशलिज्म को कि इक्वालिटी आनी चाहिए सोसाइटी में। देखिए अब नेक्स्ट वर्ड आ रहा है लिबरलिज्म। ठीक है, तो लिबरलिज्म वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज के लिबरल वर्ड से है जिसका मतलब होता है फ्री। तो किस तरह से फ्री होना, तो यहाँ पे इकोनॉमिकली वे में समझे तो जैसे आपने देखा होगा ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ट्रेड पॉलिसीज में काफी ज्यादा लिबरलिटी दी जाती है, लिबर्टी दी जाती है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो है वो विदाउट एनी टैक्स, किसी भी तरह के विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन जो है अपने ट्रेड को इनहेंस कर सकें, बढ़ा सकें। और इसके साथ ही देखिए एक पॉलिटिकल थ्योरी भी है जो हमेशा फेवर करती है कि सोशल प्रोग्रेस होनी चाहिए बाय रिफॉर्म। ठीक है, सुधारों के साथ, समाज सुधारों उससे सोशल प्रोग्रेस हो, ना कि
और साथ ही लॉ भी चेंज होते रहे पर किसी तरह का रेवोल्यूशन ना हो सोसाइटी में। इसके बाद लास्ट आता है फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म में हमेशा इक्वलिटी की बात की गई है कि जो वीमेन की इक्वलिटी है, जिस तरह से मैन को हर जगह इक्वल राइट्स मिले, उसी तरह से फेमिनिज्म जो है थ्योरी वो हमेशा महिलाओं के अधिकारों के लिए सजग रही है। उनका यही मेन मोटिव है कि महिलाओं को भी इक्वल राइट्स मिले जैसे कि मैन को मिलते हैं। और यहाँ से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन भी बनता है कि फेमिनिस्ट, ठीक है, फेमिनिस्ट कौन होते हैं? तो कोई भी एक इंसान, कोई भी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो बच्चा हो चाहे किसी भी एज का इंसान हो, अगर वो ये थ्योरी को मानता है, इस फिलॉसफी को मानता है कि हाँ वीमेन को मैन के इक्वली इक्वल राइट मिलने चाहिए, तो उस पर्सन को हम फेमिनिस्ट बोलते हैं। तो चलिए इसके साथ ही ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब देखिए, व्हाई डज इक्वलिटी मैटर? क्या इक्वलिटी क्यों इतना मैटर करता है? क्यों हम बार बार इक्वलिटी के बारे में बोलते हैं? क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? क्यों हमारे जो संविधान में भी इसको लिखा गया, हमारे प्रीएम्बल में मेंशन किया गया? और इक्वलिटी वर्ड आपको याद होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 की बात करूं तो वहां जब ये रेवोल्यूशन हुआ था तो वहां के स्लोगन में स्पेशली इक्वलिटी वर्ड को यूज किया गया था, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। तो वहां से हम समझ सकते हैं जिसने काफी सारे और कंट्रीज के रेवोल्यूशन को इंस्पायर किया और कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को इंस्पायर किया कि वो इन वर्ड्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करें और साथ ही फॉलो भी करें। और काफी ज्यादा डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं वो इक्वलिटी को फॉलो भी करती हैं। तो देखिए, इक्वलिटी एक पावरफुल मॉरल और पॉलिटिकल आइडियल है दैट हैज इंस्पायर्ड एंड गाइडेड ह्यूमन सोसाइटी फॉर मैनी सेंचुरीज। कि इक्वलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण, पावरफुल, ताकतवर मॉरल और पॉलिटिकल आइडियल है जिसने काफी समय से ह्यूमन सोसाइटी को गाइड भी किया और साथ ही प्रेरित भी किया, जैसे मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का एग्जांपल अभी दिया। इसके बाद देखिए, अगर हम देखें तो पॉलिटिकल आइडियल दैट कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी इन्वॉक्स द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव एन इक्वल वर्थ रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, जेंडर, रेस और नेशनलिटी। अगर पॉलिटिकल आइडियल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए इक्वलिटी, तो देखिए सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इक्वल है, बट फिर भी कुछ चेंजेस होते हैं। देखिए फिजिकल फीचर्स आप देखो तो फिजिकल फीचर्स में इक्वलिटी नहीं होती है। तो एक तरह से एब्सोल्यूट इक्वलिटी हम नहीं बोल सकते हैं कि सोसाइटी में एक एब्सोल्यूट इक्वलिटी होती है, क्योंकि जहां तक फिजिकल फीचर्स की बात होती है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है। इसके साथ ही हमेशा जो है आपने देखा होगा, इट इज दिस नोशन, ये जो ओपिनियन है कि शेयर्ड ह्यूमैनिटी दैट लाइज बिहाइंड फॉर इंस्टेंस द नोशंस ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो इन्होंने यही नोशन जो है, ओपिनियन हमेशा दिया है कि एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, कि सार्वभौम मानव अधिकार मिलना चाहिए, मानवता के प्रति जो अपराध हो इन जैसी धारणाओं को हमें पीछे छोड़ देना चाहिए। इसके साथ ही देखिए, मॉडर्न पीरियड की बात करें तो इक्वलिटी जो है ह्यूमन बींग्स में रियली स्लोगन से आती है। स्लोगन्स में वो यूज करते हैं, स्ट्रगल्स में यूज करते हैं, जैसे अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन का मैं एग्जांपल दिया। अगेंस्ट जब कभी भी उनको किसी तरह से स्ट्रगल और स्ट्रगल्स या मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, वो चाहे किसी के भी खिलाफ हो, स्टेट के खिलाफ हो, किसी सोशल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हो, अगर तो वो हमेशा इनइक्वलिटीज की बात करते हैं कि रैंक में, वेल्थ में, स्टेटस और प्रिविलेज की बात करते हैं, किस तरह से उनके साथ भेदभाव होता है। तो इसी को लेके वो ज्यादातर मूवमेंट्स और स्ट्रगल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। 18वीं सेंचुरी में देखें तो यहाँ पे देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से वहाँ पे लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया और किसके अगेंस्ट फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी और मोनार्की के खिलाफ। इसके बाद इक्वलिटी जो है, डिमांड फॉर इक्वलिटी काफी सालों तक जहाँ पे कॉलोनियल रूल रहा, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, तो वहाँ भी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चले, जहाँ भी लोगों ने एग्जाम्पल ले लिए एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के। तो यहाँ पे काफी ज्यादा जब भी स्ट्रगल्स और मूवमेंट्स हुए तो लोगों ने डिमांड करी इक्वलिटी की, और इस चीज के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया, उनको ये चीज मिली भी। साथ ही देखिए, इक्वलिटी जो एक वाइडली एक्सेप्टेड आइडियल है जिसको इम्बॉडिड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और काफी सारी कंट्रीज ने इसके ऊपर लॉ भी बनाए हैं। इन आर कंट्री वी कैन सी स्लम्स, हम आज भी अपनी कंट्री में स्लम्स देख सकते हैं। एग्जिस्टिंग साइड कहीं कहीं बहुत ही लग्जरी बिल्डिंग्स मिलेंगे, उसके बगल में आपको स्लम्स मिल जाएंगी। साथ ही देखिए, स्कूल्स विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होते हैं, एयर कंडीशन क्लासरूम्स होते हैं अलॉन्ग विद स्कूल्स। इसके साथ ही हमें कुछ ऐसे स्कूल्स भी मिल जाएंगे जिनमें ना किसी तरह की ड्रिंकिंग जो वाटर फैसिलिटीज और टॉयलेट्स हैं, इस तरह की चीजें भी वहाँ पे नहीं होती हैं। तो ये देखिए एक तरह की इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है हमारी सोसाइटी में। और इसके साथ ही देखिए, हम एक कंट्री, एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में रहते हैं, जहां अनइक्वल वेल्थ मिलेगी आपको। कुछ लोग बहुत अमीर होंगे, कुछ लोग मीडियम होंगे, तो कुछ बहुत गरीब होंगे। इसके साथ ही अपॉर्चुनिटीज, तो अपॉर्चुनिटीज भी अनइक्वल हो जाती हैं कभी कभी। वर्क सिचुएशंस आप देखोगे या पावर देखोगे तो ये सब डिफरेंट होती है, अनइक्वल होती है। तो इस तरह के एक वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं। चाहे आप कंट्रीज से कंपेरिजन कर लीजिए, कुछ कंट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप हैं, कुछ डेवलपिंग है, कुछ अंडर डेवलपिंग है। इसी तरह से सोसाइटी में अगर किसी क्लास की बात करें, किसी वर्क की आप स्पेशली बात करें, कम्युनिटी की बात करें,
तो इस तरह की चीजें आपको दिखने को मिल जाती हैं। साथ ही इनइक्वालिटीज एक कॉन्सिक्वेंस है जो सोशल पोजीशन और रूल्स को भी दिखाता है। किस तरह से दीज आर द क्वेश्चन दैट हैव ट्रबल, और ये काफी समय से लोगों को परेशान करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और उन्हें समझ में नहीं आता कि किस तरह से हम इक्वलिटी को अपनी कंट्री में लागू करें और फ्यूचर तक और जनरेशन टू जनरेशन इस चीज को लागू किया जा सके। इसके साथ ही देखिए हम कैसे समझ सकते हैं, अगर वर्ड अदर वर्ड्स में कह सकते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ इक्वालिटी आर वी परस्यूइंग एंड फॉर होम। तो हमारा मेन मोटिव आप हमें समझना होगा कि वास्तव में हम किस तरह की इक्वालिटी की बात करें, हम किस तरह की इक्वालिटी को चाहते हैं, और ये किसके लिए इस इक्वालिटी की बात करें, किसके लिए हम चाहते हैं इस इक्वालिटी को। तो देखिए अब आ रहा है नेक्स्ट हेडिंग जो कि है व्हाट इज इक्वालिटी। तो देखिए व्हाट इज इक्वालिटी, तो जैसे मैंने अभी आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे तो इसी तरह से देखिए अभी फिर से वो एक बार पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए व्हाट इज इक्वालिटी में फर्स्ट पॉइंट आ रहा है कि इक्वालिटी डज नॉट मीन एब्सोल्यूट इक्वालिटी। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सोसाइटी में जैसे फिजिकल फीचर्स की बात करें जाए तो फिजिकल फीचर्स से तो हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है, तो हम प्रॉपर इक्वलिटी की बात कर ही नहीं सकते, एक तरह की एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि इक्वलिटी जो है डज नॉट मीन एब्सोल्यूट इक्वलिटी। आप ऊपरी रूप से जो इक्वलिटी प्रदान कर सकते हो वो तो दे सकते हो, बट जो गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, जो फिजिकली फीचर्स हैं किसी भी इंसान के, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कलर के उस पर ले लीजिए, किसी भी तरह से आप ले लीजिए, तो एक जो इक्वलिटी है वो एक फिजिकल फीचर्स की वजह से ये एब्सोल्यूट तो कभी नहीं हो सकती। इसके साथ ही देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, इक्वलिटी मींस एब्सेंस ऑफ ऑल अननेचुरल एंड अनजस्ट इक्वलिटीज। हाँ, इक्वलिटी का मतलब ये भी लगा सकते हैं कि किसी भी तरह की अननेचुरल और अनजस्ट इनइक्वालिटीज अगर सोसाइटी से खत्म कर दी जाए तो ये इक्वलिटी शो करेगा। साथ ही इक्वलिटी इंक्लूड्स द सिस्टम ऑफ इक्वल एंड एडुकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल पीपल इन सोसाइटी। इसके साथ ही अगर सोसाइटी में सभी लोगों को इक्वल और एडुकेट अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, हर जगह उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, जैसे एजुकेशन ले लीजिए, सबको पढ़ाई लिखाई का अधिकार हो, उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिले कि सब लोग अच्छे से स्कूल में जाएं, पढ़े लिखें, है ना, शिक्षा प्राप्त करें, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद जॉब भी उनको मिल जाए, तो एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज अगर मिल जाए उनको तो हाँ बिल्कुल इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करेगा और इससे काफी ज्यादा इनइक्वलिटी भी खत्म होगी। साथ ही देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इक्वलिटी एडवोकेट्स एंड इक्विटेबल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज। तो इक्वलिटी का मतलब ये भी है कि सोसाइटी में जो भी लोग रहे या वर्ल्ड में जो भी लोग रहे कहीं भी रहे, तो उनके बीच में हमें क्या करना है, एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना है वेल्थ का, संपत्ति का, और साथ ही रिसोर्सेज का। ठीक है, रिसोर्सेज क्या होती है, एक नेचुरल रिसोर्सेज होती है और ह्यूमन भी एक रिसोर्स होता है। तो रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है, देखिए सारी की सारी जो गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, जो भी नेचुरल चीजें हैं जो गॉड ने हमें दी हैं, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट होता है। और रिसोर्सेज तब हम किसी चीज को रिसोर्स बोलते हैं जब वो किसी ह्यूमन की किसी भी की आप कह सकते हो जब हमारी जरूरतों को वो पूरा कर दे, कोई भी चीज जो है जब हमारी नीड को सेटिस्फाई कर दे, तब हम उस चीज को रिसोर्स में काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फार्मर है, उसको अब खेती करना है, तो किसान को खेती के लिए जमीन चाहिए, ठीक है, अब उस भूमि पे, उस सॉइल पे जब वो खेती करता है तो, और उसके बाद उसकी जो प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है तो उसको सेल करता है, इनकम आता है जिसकी वजह से अपना लाइवलीहुड वो अर्न करता है, तो तब वो जो लैंड है, जो पीस ऑफ लैंड है, तब उसके लिए वो एक रिसोर्स का काम करता है। तो इक्वलिटी ये भी कहती है अगर आप फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करते हो वेल्थ और रिसोर्स का, तो हर कोई जो है सोसाइटी में कम से कम अपने खाने लायक चीजों का उत्पादन कर सकता है अपनी मेहनत से। इसके बाद नेक्स्ट है इक्वलिटी एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर हेल्पिंग द वीकर सोसाइटी। इसके साथ ही देखिए इक्वलिटी ये भी हमको प्रोवाइड करता है, ये भी एक्सेप्ट करती है इस सिद्धांत को कि वो प्रोटेक्ट करता है हर तरह से वीकर सोसाइटी के लोगों को, उनको हेल्प करता है जब उनका किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, जब उनका किसी तरह से एक्सप्लोटेशन होता है, तो उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है उनको। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में बिल्कुल हमारे पास राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, जिसके अंतर्गत जैसे बेगार है हुआ, और जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड लेबर हुआ, तो इन सब चीजों के खिलाफ भी, इन सब चीजों जो एक्सप्लोटेशन होता है लोगों का, उसके खिलाफ एक प्रोटेक्शन हमारी जो गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर दी फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड करती है। तो देखिए आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और इसको जब आपसे पूछा जाए व्हाट इज इक्वलिटी तो आप इनमें से एक दो डेफिनेशन लिख सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा अच्छे से। फिर इसके बाद देखिए ह्यूमन बींग्स देखिए हमेशा अगर परस्यू करते हैं जो इक्वलिटी है, तो डिफरेंट एम्बिशंस होते हैं, गोल्स होते हैं उनके, एंड नॉट ऑल मे बी इक्वली सक्सेसफुल। तो ह्यूमन बींग्स ऐसा नहीं, देखिए उनके डिफरेंट एम्बिशंस और गोल्स तो वो फॉलो करते हैं, परस्यू करते हैं, फॉलो करते हैं उनको, उनके गोल्स और एम्बिशंस अलग अलग होते हैं, और इसके साथ ही ऐसा नहीं कि वो सब लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। सो लॉन्ग काफी ज्यादा स्ट्रगल इसके लिए करा जाता है। तो देखिए अब वही फिर से एक बार सोशल सर्कमस्टेंस की, इट मियरली सजेस्ट दैट द ट्रीटमेंट वी रिसीव
that and the opportunities we enjoy must not be predetermined by birth or social circumstance. कि जो भी अपॉर्चुनिटीज और जो भी ट्रीटमेंट हमें रिसीव होता है ये हम पहले से प्रीडिटरमाइन नहीं कर सकते बाई बर्थ कि हम इसमें इस समाज में या इस घर में या इस कास्ट में पैदा हुए हैं, और सोशल सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग हम किसी तरह के ट्रीटमेंट को पहले या किसी तरह के अपॉर्चुनिटीज को पहले से ही प्रीडिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए आता है हमारा नेक्स्ट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्या है? तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है, जो सारे ह्यूमन बींग्स को सेम राइट्स मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले जिसमें वो सब अपना स्किल्स और टैलेंट्स को डेवलप कर सके, साथ ही जो भी उनके लाइफ के गोल्स हैं, एम्बिशंस है, उसको पूरा कर सके और फॉलो कर सके। इसके साथ नेक्स्ट है दिस मीन्स, इसका ये भी मतलब कि जो सोसाइटी है पीपल मे डिफर विद रिगार्ड टू देयर चॉइसेस एंड प्रेफरेंस। इससे हमें ये भी समझ में आता है कि सोसाइटी में जो लोग हैं उनके चॉइसेस और जो प्रेफरेंस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर जो किसी एक का डेवलपमेंटल गोल होगा वो शायद किसी और के लिए दूसरा उसके लिए डेवलपमेंटल गोल ना हो, या फिर जो किसी एक के लिए डेवलपमेंट है शायद वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो। तो इस तरह से काफी सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे एवरी पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, और जो एक के लिए डेवलपमेंट होगी शायद मे बी वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो। इसके बाद हमने ये भी देखा, इन अदर वर्ड्स कहा जाए तो इट इज नॉट द लैक ऑफ इक्वलिटी स्टेटस और वेल्थ और प्रिविलेज दैट इज सिग्निफिकेंट, बट द इनइक्वालिटीज इन पीपल्स एक्सेस टू सच बेसिक गुड्स एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, सेफ हाउसिंग दैट मेक फॉर एन अनइक्वल एंड अनजस्ट सोसाइटी। तो ठीक है, अगर स्टेटस हम देखते हैं कि लैक ऑफ इक्वलिटी तो हमें मिलती है जब हम स्टेटस और वेल्थ की बात करते हैं, प्रिविलेजेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में काफी कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, बट एटलीस्ट हमारा मतलब ये है कि इतनी तो इक्वलिटी हो कि हर किसी को बेसिक एजुकेशन मिल सके, बेसिक जो उनकी जरूरत के सामान होते हैं, फूड क्लोथ शेल्टर उनको मिल जाए, हेल्थ केयर मिल जाए, उनको सेफ हाउसिंग मिल जाए। तो इस तरह से भी चीजें मिल जाएंगी तो काफी सारा जो इनइक्वालिटी है वो हट जाएगी। फिर मूव करते हैं नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटीज। देखिए इसके साथ दो तरह की हमारे पास जो इनइक्वालिटीज होती हैं वो दो तरह की हैं, एक है नेचुरल और एक है सोशल इनइक्वालिटीज। तो इसके लिए एक थ्योरी दी गई है जिसके वजह से हम पॉलिटिकल थ्योरी, जिसके वजह से हम समझ सकते हैं कि नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटीज क्या होती हैं और किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। तो क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए नेचुरल इनइक्वालिटीज की बात करें, देखिए वर्ड से समझिएगा, वर्ड्स जब आप समझते हैं तो आपको काफी दिनों तक याद जाएगा, आपके एग्जाम टाइम तक अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो नेचुरल इनइक्वालिटीज और सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, देखिए लाइन पढ़ने से पहले समझ जाते हैं। देखिए नेचुरल इनइक्वालिटीज जो नेचर के थ्रू हमें कुछ इनइक्वालिटीज हमारे जब हम जन्म लेते हैं तो बचपन से कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज नेचर के थ्रू हमें मिलती है। ठीक है, इनइक्वालिटीज मतलब कि हम दूसरों से डिफरेंट होते हैं, हमारे जो टेस्ट है, हमारे जो चॉइस होती है, हमारे जो भी टैलेंट होता है, स्किल होती है, कैपेबिलिटीज होती है, वो हमारे चीजें जो है वो डिफरेंट होती है दूसरों से। ठीक है ना। तो और जो सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज की बात करें तो कुछ ऐसी इक्वालिटीज होती हैं, जैसे कोई इंसान होता है, जब आप आते हो 10th के बाद तो 11th 12th में आप अपना डिफरेंट डिफरेंट साइड ले लेते हो अपने टेस्ट के हिसाब से कि हाँ हमें कॉमर्स में जाना है, हमें ह्यूमैनिटीज में जाना है, हमें साइंस में जाना है। तो इसकी वजह से आगे जब अपना करियर आप चूज करते हो, जो भी ऑक्यूपेशन आप करते हो, तो इस वजह से आप सोसाइटी में दूसरों से डिफरेंट हो जाते हो, आप उनसे अलग हो जाते हो। तो यही चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि देखिए नेचुरल इनइक्वालिटीज वो होती हैं जब बचपन से ही, ठीक है ना, आपके डिफरेंट कैपेबिलिटीज हो, टैलेंट्स और चॉइसेस, तो इनके जो रिप्रेजेंट करते हैं आपका नेचुरल इनइक्वालिटीज को। इसके साथ ही देखिए सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज की बात करें तो ये कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज हैं जो आपको शायद सोसाइटी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या अपॉर्चुनिटी मिली हो, या एक्सप्लोटेशन की वजह से जो दूसरे सोसाइटी के लोगों ने एक्सप्लोटेशन किया उसके वजह से आपको वो बेसिक राइट्स और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, जिस वजह से आप सोशली इनइक्वालिटीज कैटेगरी में आ गए। तो इसके बाद देखिए और भी यहाँ पे बताया गया है कि नेचुरल इनइक्वालिटीज जो होती हैं आर कंसिडर टू बी द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज विथ विच पीपल आर बॉर्न। जब भी इंसान पैदा होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही वो काफी सारी नेचुरल इनइक्वालिटीज को लेकर ही पैदा होता है। इसके बाद जब वो सोसाइटी में रहना स्टार्ट करता है तो कुछ सोशल इनइक्वालिटीज वो गेन कर लेता है जो सोसाइटी ने उसको दी होती हैं बाई किसी भी मेथड से। Certain societies may, for instance, value those who perform intellectual work over those who do manual work and reward them differently. They may treat differently people of different race or color or gender or caste. तो ये देखिए certain societies में ऐसे हमने काफी सारी चीजें देखी हैं। अगर कुछ लोग हैं पढ़े लिखे हैं, काफी अच्छा काम करते हैं, इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं, तो उनको काफी रिवॉर्ड दिया जाता है, और उनके कंपैरिजन में जो कि मैनुअल वर्क करते हैं, फिजिकली जो वर्कर्स होते हैं, लेबर प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे भेदभाव शो हो जाता है। फिर इसके बाद वीमेन की भी बात करें तो वीमेन वर्क फॉर लॉन्ग डिस्क्राइब्ड एज द वीकर
sex, considered timid and of less intelligence than man, needing special protection. इसके साथ ही देखिए इनइक्वलिटी हमारी सोसाइटी में तो है ही है। जब हम अब मैन के बीच में करते हैं, सोसाइटी के बीच में करते हैं, इसके साथ ही हम वीमेन के साथ भी जब उनको कंपेयर करते हैं मैन के साथ, तो काफी बार हम उनको वीकर सेक्स के रूप में काउंट करते हैं कि वो फिजिकली इतनी ताकतवर नहीं होती हैं, उनको थोड़ा सा बोलते हैं कि थोड़ी डरपोक होती हैं, लेस इंटेलिजेंस होती हैं मैन के अकॉर्डिंग, और इस वजह से उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देने की बात होती है। तो अब यहाँ पे हमको समझना होगा कि लगता है जैसे वीमेन को इक्वल राइट्स नहीं मिलते, या जो भी मिलते हैं राइट शायद वो जस्टिफाइड नहीं है। इसी तरह से आपने एग्जांपल देखा होगा ब्लैक पीपल का इन अफ्रीका वर कंसिडर्ड बाय द कॉलोनियल मास्टर टू बी ऑफ लेसर इंटेलिजेंस, चाइल्ड लाइक एंड बेटर एट मैनुअल वर्क, स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक। तो दिस बिलीव, जो कि अगर एक के बारे में आप इस तरह की धारणा सोच लेते हो कि नहीं ये तो बस सिर्फ इसी काम के लिए, जैसे वीमेन सिर्फ घर के कामों के लिए है, बाहर के कामों के लिए नहीं है, और जो मैन है वो सुपीरियर है वुमेन से, तो ये एक तरह के आप देखोगे कि नेचुरल इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। अनदर प्रॉब्लम विच अराइजेस विद द आइडिया ऑफ नेचुरल डिफरेंसेस, जो और भी अगर जो प्रॉब्लम्स हैं इस तरह से अराइज होती हैं विद द आइडिया ऑफ द नेचुरल डिफरेंसेस, इज दैट some differences which could be considered natural need no longer be seen as unalterable. For instance, for example, देखिए तो advances in medical science technologies have helped many disabled people to function effectively in society. तो देखिए नेचुरल इनइक्वालिटी मान लीजिए कोई बाई बर्थ अगर हैंडीकैप है या कुछ भी है, वो डिसेबल्ड है, ठीक है, तो एक हाँ नेचुरल इनइक्वालिटी तो आगे की वो और लोगों से अनइक्वल है। पर देखिए सोसाइटी जो है, सोसाइटी अगर थोड़ा काम कर दे, थोड़ा वर्क कर दे उनके लिए, जैसे मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर दे, एडवांस हो जाए ये टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से कोई डिसेबल पर्सन को भी थोड़ा सा उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू एबल बना दिया जाए, जिसकी वजह से वो सोसाइटी में बिल्कुल उसी तरह से इफेक्टिवली फंक्शन करेगा जैसे कि फिजिकली कैपेबल एक जो फिट पर्सन होता है वो करता है। इसके बाद हम मूव करते हैं, जैसे देखिए कंप्यूटर्स की एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ब्लाइंड पीपल है, ठीक है, तो हाँ बचपन से अगर कोई अंधा है, ब्लाइंड है, तो वो उसकी नेचुरल इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बट अगर कंप्यूटर्स की हेल्प से, या जो ब्रेल आपने सुना होगा, ब्रेल लिपि जो होती है उसको उससे बच्चे पढ़ना सकते हैं ब्लाइंड पीपल जो है, तो लुइस ब्रेल ने इसको इन्वेंट किया था। व्हील चेयर्स हैं, आर्टिफिशियल लिम्स हैं, जो काफी सारे केसेस में फिजिकली डिसेबिलिटी वाले लोगों को कॉस्मेटिक सर्जरी से करके उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, उनको और बेहतर बना सकते हैं। आपको याद होगा फेमस फिजिसिस्ट थे स्टीफन हॉकिंग, कैन हार्डली मूव और स्पीक बट ही हैज मेड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू साइंस। तो इसलिए कि बेशक नेचुरल इनइक्वालिटी होती है, बट अगर सोसाइटी अच्छी है, सोसाइटी थोड़ी इम्प्रूव कर सकती है कंडीशन को, तो वो इस तरह की इनइक्वालिटी को सोसाइटी जो है वो दूर भी कर सकती है। तो अब हमें ये सोच समझना होगा कि जो मैनी थ्योरिस्ट हैं टुडे, उन्होंने डिफरेंशिएट किया बिटवीन इनइक्वालिटी अराइजिंग फ्रॉम आवर चॉइसेस एंड इनइक्वालिटीज ऑपरेटिंग ऑन अकाउंट ऑफ द फैमिली और सर्कमस्टांस इन विच अ पर्सन इज बोर्न। तो इन्होंने पूरा डिफरेंशिएट किया है कि किस तरह से जो इनइक्वालिटी अराइज होती है बाय चॉइस, कभी कभी अपनी मर्जी से भी होती है ये इनइक्वालिटी रेस, और कभी कभी किसी भी पर्सन के जब वो पैदा होता है, बॉर्न होता है, तो उसकी सोसाइटी और सर्कमस्टांसेस की वजह से भी इनइक्वालिटी जो है वो अराइज होती है। आप देखिए नेक्स्ट आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। तो देखिए 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी जो है कि 3 टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, तो फर्स्ट है पॉलिटिकल, सेकंड है सोशल, और थर्ड है इकोनॉमिक। तो इस वे में हम समझेंगे कि क्या इक्वालिटी का मीनिंग होता है। तो देखिए पॉलिटिकल रिलेटेड टू पॉलिटिक्स समझ जाइए, सोशल रिलेटेड टू सोसाइटी की सोसाइटी में सबको इक्वल राइट्स मिल जाए, और देखिए इकोनॉमिकल का मतलब होता है, अगर आपने 9-10 की इकोनॉमिक्स तो ऐसा पढ़ा होगा, तो यहाँ तक कि मैंने तो कई बार एक्सप्लेन भी किया है कि इकोनॉमिक्स का मतलब सीधे कैपिटल से होता है, पैसों वाली जब बात होती है, फाइनेंशियल कंडीशन वाली बात होती है, तो इकोनॉमिक्स की बात आ जाती है। तो यहाँ पे इक्वलिटी हो या फिर किसी भी चीज को लो, तो आप टॉपिक ले लो, चाहे डेवलपमेंट का ले लो, चाहे इक्वलिटी का ले लो, तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल इक्वलिटी की हमेशा बात की जाती है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल इक्वलिटी आ रही है। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी सिंपल सी बात है कि हर एक सिटीजन को अगर राइट टू वोट मिल जाए और पार्टिसिपेट करने को मिल जाए इलेक्शन में, तो इसको हम पॉलिटिकल इक्वलिटी बोलते हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। जैसे कि लाइन आ रही है, राइट टू वोट मिल जाए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो उनके पास, मूवमेंट और मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का, एसोसिएशन करने का, यूनियन एसोसिएशन बनाने का, फ्रीडम ऑफ बिलीव हो जाए, तो ये एक तरह की पॉलिटिकल इक्वलिटी आ जाएगी अपने आप कंट्री में, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो सोसाइटी है उसमें इक्वलिटी आएगी और लोग जो है डेवलप भी कर पाएंगे। क्योंकि देखिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी, अगर सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं होगी तो लोग जो है वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, जब सेटिस्फाई नहीं होंगे तो उनका काम करने में ध्यान नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, और उनका हमेशा मन करेगा एक विद्रोह करने का, तो रेवोल्यूशन के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि अपने प्रजा को, जो भी वहाँ की पब्लिक है, उसको सेटिस्फाई करे। और सेटिस्फाई कैसे होगा, जब बेसिक
आप चीजें प्रोवाइड करोगे, जैसे कि इक्वलिटी, हर एक फील्ड में जब आप उनको इक्वलिटी दे दोगे, समानता दे दोगे, तो भेदभाव की भावना ही नहीं आएगी। और शायद जो कोई दूसरे लोग भड़काते हैं तो वो भी बंद हो जाएंगे भड़काना, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सीधे डायरेक्ट ये काम कर देगी तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी और इस तरह की गवर्नमेंट काफी लंबे टाइम तक रूल भी आराम से कर लेगी। इसके बाद देखिए सोशल इक्वलिटी की बात करें तो सोशल, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि सोसाइटी में जब इंसान रहते हैं तो उन जो भी सोशल गुड्स होते हैं उनको पूरा अधिकार मिले उन सोशल गुड्स को इस्तेमाल करने का, यूज करने का। जैसे आपको प्रीवियसली एंशियंट सोसाइटी में याद हो तो कास्टिज्म था, जिसमें कि जो शूद्रास थे तो उनको अधिकार नहीं था काफी सारी सोशल बेसिक नीड्स को इस्तेमाल करने का। सेम जो कुएं होते थे वहां जो पानी नहीं पी सकते थे, सोचिए जो हवा और पानी जो नेचुरल चीजें हैं, जो गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, उन पे भी आप एक तरह का रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो कि किसी सोसाइटी के किसी वर्ग को आप इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं दे रहे। तो ये एक इनइक्वालिटी को इतनी ज्यादा प्रमोट करेगी कि उस समाज का कभी विकास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जब विकास नहीं होगा तो क्रांति भी आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी काफी ज्यादा पाई जाती हैं हर कंट्रीज में। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि इन चीजों को भी इम्प्रूव किया जाए, हर जगह उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। जैसे कि ऐसा नहीं कि उनको लैक ऑफ फैसिलिटीज दी जाए, कस्टम्स के अकॉर्डिंग देखा है हमने कि कास्ट के सिस्टम के हिसाब से। इस तरह से वीमेन की बात करें तो वीमेन को भी सेम पोस्ट दी जाए, सेम जो वो वर्क करती हैं उसके इक्वल उनको सैलरी दी जाए। तो इस तरह से धीरे धीरे उनकी कंडीशन भी इम्प्रूव होती जाएगी सोसाइटी में। इसके बाद देखिए इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करें तो इकोनॉमिक इक्वलिटी रिलेटेड होता है कि किस तरह से हम पैसा कमाएं, अपने जो लाइवलीहुड है एक अच्छे से वर्क करें, लीगल वर्क करें, मेहनत करें और जो भी पैसा कमाएं उससे अपना अर्न करें लाइवलीहुड, और अपनी जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करें। तो इसके लिए भी देखिए इकोनॉमिक इक्वलिटी सोसाइटी हमें देती है। हमें जो गवर्नमेंट के थ्रू इक्वल ये इक्वलिटी मिलती है कि हर किसी को कोई भी फॉर्म हो, कोई भी जॉब निकलती है तो उसमें अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। तो इन जिससे कि वो आगे चल के और लाइफ में अर्न करें, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकें, अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकें, और जो डिफरेंस है रिचेस और पुअरेस्ट के बीच का उसको कम कर सकें। तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए ताकि वो इक्वल वेल्थ कमा सकें, इनकम कमा सकें। इसके बाद आपके तो इसके वजह से भी जब लोग एक अच्छी इनकम कमाते हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा, तो आपको जो इनइक्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो है फेमिनिज्म। तो हाँ बिल्कुल, फेमिनिज्म एक मैंने बताया था आपको थ्योरी होती है जिसमें हम हमेशा बात करते हैं इक्वल राइट्स की फॉर वीमेन एंड मैन की। ठीक है, जिस तरह से मैन को इक्वल राइट्स मिलते हैं, जो भी राइट्स मिलते हैं उसी तरह से वीमेन को भी मिलने चाहिए। और फेमिनिस्ट वो पर्सन होता है जो ये सोचता है कि वीमेन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, और वो पर्सन कोई भी हो सकता है जो इस तरह की थ्योरी को फॉलो करता है और मानता है। इसके साथ ही देखिए अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन इन सोसाइटी इज द रिजल्ट ऑफ पैट्रिची। ठीक है, पहले जमाने में पैट्रिची सिस्टम फॉलो किया जाता था जिसमें जो हेड ऑफ द फैमिली होता था वो मेल ही होता था। जो मेल पर्सन होता है फैमिली का उसको ही हेड ऑफ द फैमिली बोलते थे। तो इस वजह से वहीं से स्टार्टिंग से ही इनइक्वालिटी आने लगी सोसाइटी में, और वीमेन को जो है घर के कामों के लिए रखा गया, बोला गया कि आप सिर्फ हाउस होल्ड वर्क करो, और जो मैन है वो फिजिकली मानते हैं कि ज्यादा फिजिकली पावरफुल होते हैं तो उनको बाहर का काम बोला जाता था करने के लिए। तो एक ये जो थ्योरी के डिवीजन ऑफ वर्क और लेबर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स की, तो स्टार्टिंग से ही जो है सिस्टम वो बहुत ही गलत था, और जिसकी वजह से काफी सारे इनइक्वालिटी प्रमोट होती गई। बट हमने काफी सारे ऐसे एग्जांपल जो देखे हैं, रेवोल्यूशन देखी है, काफी सारे स्ट्रगल्स मूवमेंट देखे जहाँ पे वीमेन ने इक्वल पार्टिसिपेट किया है। क्योंकि अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन देख ले तो बिल्कुल आधा जो पार्ट होता है वो वीमेन होती है। तो अगर किसी कंट्री का ले ले, किसी सोसाइटी का ले ले, तो अगर आप मैन को डेवलप कर रहे हो, उनको राइट दे रहे हो, वीमेन को इग्नोर कर रहे हो, उनको राइट नहीं दे रहे, तो उनकी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो पॉलिटिक्स थ्योरी में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हर एक इंसान को इक्वलिटी मिले, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो डेवलप कर सकें, क्योंकि वो डेवलप करेंगे तो नेशन डेवलप करेगा। तो इस तरह से देखिए फिर से वही चीज की यहाँ पे डेफिनेशन दी है कि बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वीमेन, और देखिए एंड जेंडर विच डिटरमाइंस द डिफरेंट रोल्स दैट मैन एंड वीमेन प्ले इन सोसाइटी। इसके बाद पैट्रिशियल प्रोविजन, जिसमें मैंने आपको पहले बताया किस तरह से जो वर्क था, जो लेबर था, डिवीजन ऑफ लेबर, वो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स था कि डोमेस्टिक वर्क करेंगे और कौन बाहर का काम करेगा। और डबल बर्डन भी था कि एज फेमिनिस्ट फ्रॉम इट वुमेन आर गिवन टाइटल और नो से इन डिसीजन टेकन इन द पब्लिक डोमेन। फेमिनिस्ट कंटेन दैट दिस पब्लिक प्राइवेट डिस्कशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज कैन एंड शुड बी एलिमिनेटेड। तो वीमेन वही कि किस तरह से वो पार्टिसिपेट करें, हर मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, साथ ही उन्होंने राइट टू वोट मांगा, हर जगह उन्होंने राइट मांगा। बट स्टिल जो है काफी सारे फील्ड्स में देखो तो अभी भी इतनी इक्वलिटी नहीं आई है। रिलेटेड टू आप फेयर वेजेस ले लो, तो जिस तरह से काफी आपने सुना होगा बॉलीवुड में भी कि जो फीमेल एक्ट्रेस होती हैं
उनको कम सैलरी मिलती है इन कंपेरिजन ऑफ द मेल वन। तो मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज नहीं इस टाइम की। अब मार्क्स के टाइम में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या इनका मेन पॉइंट था कि ये इन्होंने दास कैपिटल बुक लिखी थी जिसमें ये अगेंस्ट कैपिटलिज्म के और फेवर करते थे सोशलिज्म को, कि वर्कर्स जो है एक दिन ऐसा आएगा जो ओवरथ्रो कर देंगे कैपिटलिज्म को, तो उसको पूरा यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद देखिए लिबरल्स के बारे में बताया गया है कि लिबरल्स जो है उनका मेन प्रिंसिपल जो होता है कंपटीशन होता है, किस तरह से वो सोसाइटी को चेंज करें, रिफॉर्म करें, बट विदाउट ब्रिंग एनी रेवोल्यूशन, कि किसी तरह का क्रांति ना लाई जाए, किस तरह की रेवोल्यूशन ना लाई जाए, बट हर जगह से लिबरल थॉट्स आए, फिलोसफी आए, आइडियाज आए, लोगों को प्रभावित किया जाए, इंस्पायर किया जाए, ताकि वो बदलाव अपने आप करें। कॉम्पिटिशन जो होना चाहिए वो ओपन होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, जैसे मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया था कि हर एक कंट्री को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। हर एक सोसाइटी में कहा जाता है हर एक जो कंपनीज होती हैं वो ट्रेड में आए, ट्रेड को इनहेंस करें और लोगों को इंस्पायर करें कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है बने और बिके मार्केट में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इनकम कमा सकें। तो इस तरह से अगर हम चीजों को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल ये जो इनइक्वालिटीज जैसे पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक, सोशल इनइक्वालिटीज जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और जो डेमोक्रेसी कुड हैव टू प्रोवाइड पॉलिटिकल इक्वलिटी, but it might be necessary to also devise different strategies to deal with social differences and economic inequality। तो डेमोक्रेसी की बात करें डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, तो हाँ इसने काफी ज्यादा रोल प्ले किया है, क्योंकि पॉलिटिकल इक्वलिटी देखे तो इसके वजह से काफी ज्यादा इनइक्वलिटी खत्म तो हुई है पॉलिटिकल फील्ड में, बट इसका एक काम और भी है, काफी सारी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज और बनाए जिसकी वजह से सोशल डिफरेंसेस और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को भी खत्म कर सके। इसके बाद लास्ट हेडिंग आती है, जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है हाउ कैन वी प्रमोट इक्वलिटी। हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं इक्वलिटी को। तो हम प्रमोट कर सकते हैं बाय अचीविंग द गोल ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, कि बेसिक जो डिफरेंसेस हैं अमंग द सोशलिस्ट और जो लिबरल्स के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उनको कम करके अचीव कर सकते हैं हम गोल ऑफ इक्वलिटी। साथ ही देखिए जो भी प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज है माइट बी सोशलिज्म जो उसको फॉलो करके, साथ ही इंडस्ट्रियलिस्ट जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी कि इस तरह से जो कैपिटलिज्म है उस इसको बिल्कुल फॉलो करिए, बट ये है कि जो वर्कर्स हैं जो इतनी मेहनत करते हैं उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। काइंड ऑफ गवर्नमेंट देखिए, जो भी गवर्नमेंट है वो किस तरह से रेगुलेट करे, प्लानिंग करे, कंट्रोल करे। साथ ही ये सर्टन एरियाज हैं सच एज एजुकेशन और हेल्थ केयर, इनको अगर अच्छा कर देगी तो जो ह्यूमन है, जो पॉपुलेशन वो एक ह्यूमन कैपिटल की तरह कन्वर्ट होगी, और किसी भी कंट्री के लिए उसकी जो ह्यूमन जो कैपिटल है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। इस तरह से काफी सारे सोशल थिंकर हैं जैसे राम मनोहर लोहिया, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया 5 काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज दैट नीड टू बी फॉट अगेंस्ट साइमल्टेनियसली, जैसे इनइक्वालिटी बिटवीन मैन और वीमेन, साथ ही इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन स्किन कलर, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी जो है कॉलोनियल रूल में जो सम कंट्रीज ओवर अदर्स, और जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, तो इन्होंने 5 तरह की इनइक्वालिटी की बात की है अपनी थ्योरी में। इसके बाद के अदर इनइक्वालिटीज जो होती है डिड नॉट मैटर और वुड एंड ऑटोमेटिकली इफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कुड बी एंडेड। अगर देखिए इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है अगर वो खत्म हो जाए, हर कोई पैसा कमाना शुरू कर दे, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर ले, तो वास्तव में जो बाकी सारी जो इनइक्वालिटीज हैं, सोशल हो गया, रिलीजियस ले लीजिए, आप किसी भी तरह की ले लीजिए इनइक्वालिटी, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी खत्म हो गई। क्योंकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जब होती है, लोग अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते, उनको जॉब नहीं मिलती, उनको पैसा नहीं कमा पाते, तब काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अगर ये एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी तो बाकी अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो लोहिया ने आर्ग्यू किया था दैट ईच ऑफ दिस इनइक्वालिटीज हैड इंडिपेंडेंट रूट्स and had to be fought separately and simultaneously. He did not speak of revolution in this singular. देखो, पर उन्होंने कभी भी किसी रेवोल्यूशन के बारे में नहीं कहा कि क्रांति ही करके हर चीज हासिल कर सकते हैं, नहीं, और भी कई रास्ते होते हैं। इसके बाद फॉर हिम स्ट्रगल अगेंस्ट दिस 5 inequalities constituted 5 revolutions. He added 2 more revolutions to this list. Revolution for civil liberties. ठीक है, अगर आपको रेवोल्यूशन करना है तो आपको क्या करना है, सिविल लिबर्टीज अगेंस्ट अनजस्ट encroachments on private life and revolution for non-violence. For renunciation of weapons in favor of satyagraha. These were the 7 revolutions or Sapt Kranti, which for Lohia was the ideal of socialism. तो इसके 5 तो इनइक्वालिटीज उन्होंने पहले दे दी थी, उसके बाद और 2 ऐड करी कि एक इनइक्वालिटी जो हम देखते हैं कि किस तरह से एक रेवोल्यूशन फॉर सिविल लिबर्टीज के लिए भी हमें करना चाहिए, अगेंस्ट जो भी अनजस्ट प्राइवेट लाइफ और रेवोल्यूशन फॉर नॉन वायलेंस के खिलाफ करना चाहिए। और साथ ही नेक्स्ट है कि जो भी जैसे हमें पता है कि जो हम सत्याग्रह करते हैं तो हम नॉन वायलेंस को फॉलो करते हैं, तो उसको भी फॉलो करना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने सप्त क्रांति वाला जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन किया। इक्वलिटी नेसेसरी फॉर परस्यूइंग इक्वलिटी, कि इक्वलिटी बहुत जरूरी है कि हम इक्वलिटी को परस्यू भी करें,
सिर्फ बात ना करें बट उसको फॉलो भी करें, तो इससे क्या होगा, एक फॉर्मल इक्वलिटी जो है वो सेटअप हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगिंग अबाउट इक्वलिटी इज ऑफ कोर्स एंडिंग द फॉर्मल सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी एंड प्रिविलेज। अगर आप चाहते हो कि इनइक्वालिटी हट जाए, तो पहला जो स्टेप है, और आप चाहते हो कि इक्वलिटी आ जाए, तो उसका पहला स्टेप है कि आप क्या करो, आप जो इनइक्वालिटी और जो प्रिविलेजेस हैं, प्रिविलेजेस मतलब जो बेसिक राइट्स और बेसिक राइट्स मिलते हैं लोगों को बाई बर्थ, उनको खत्म कर दो। अगर ये चीजों को खत्म कर दोगे तो अपने आप इक्वलिटी आ जाएगी। फिर देखिए, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज जो थ्रू आउट दी वर्ल्ड आपको मिलेंगी, कस्टम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लीगल सिस्टम्स होते हैं, तो उनके थ्रू भी आप उनको थोड़ा सा खत्म कर सकते हैं, उनको और इम्प्रूव कर सकते हैं। कास्ट सिस्टम जो इंडिया का देखा था हमने, लोअर कास्ट वाला डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो वो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा इनइक्वालिटी को वो कोई उसको भी खत्म किया जा सकता है, और किया भी गया है। काफी ज्यादा रिजर्वेशन वगैरह देखिए, काफी सारे जो भी रेस्ट्रिक्शन होते थे, प्रिविलेज होते थे, उनको आप एंड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली जो है इक्वलिटी वो आ जाएगी। तो देखिए, वही आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटीज को एबोलिश कर दिया गया अंडर दी फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी, तो वही सारे पॉइंट्स को फिर यहाँ पे बताया गया है। तो ये सारी चीजों को फॉलो करके हम जो है इक्वलिटी को ला सकते हैं। वीमेन को हर जगह जो वर्किंग वीमेन होती हैं, जैसे कॉल सेंटर वगैरह में चाहिए, उनको प्रोटेक्शन मिले, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीमेन जो है काम करने के लिए घर से निकल पाए, उनको सुरक्षा दी जाए, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन दिया जाए। तो इस तरह से अगर कुछ गवर्नमेंट काम कर लेगी, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर लेगी स्कीम्स में, और एज ए सिटीजन हम भी थोड़ा सा उसको हेल्प कर देंगे, तो बिल्कुल इक्वलिटी का जो एक प्रोविजन है, एक जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से फॉलो हो जाएगा। तो आई थिंक आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।